जय हिंद दोस्तों। मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला में। जैसा कि आपको पता है कि 28 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के बारे में देखते हैं कि क्या हमको पढ़ना है, क्या पेट ने ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है। तो देखते हैं प्रश्नों की संख्या क्या है। इसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो हम शुरू करते हैं कि सिलेबस में दिया क्या हुआ है। हम आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा रहे हैं। तो यहां से पहला स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री से, भारतीय इतिहास से। अब देखिए, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में मेनली 3 सेगमेंट आ रहा है, एंशियंट, मिडवल एंड मॉडर्न। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री दिया है, मतलब भारतीय इतिहास। इसमें तीनों सेगमेंटों को एक में कर दिया गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है आपका पहला, फिर वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इसके बाद जैन धर्म, महावीर, फिर मौर्य वंश, सम्राट अशोक। अगली बार आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में अशोक से पूछा गया था कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ से सवाल बने थे। इसके बाद फिर और नीचे आएंगे तो आपको गुप्त वंश दिखेगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, फिर यहाँ से आपका मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक प्रभाव। ये आपके इतने सारे सिलेबस जो हैं इंडियन हिस्ट्री के दिए हुए हैं। आपको जितना सिलेबस दिया हुआ है इसी के अनुसार करना है, क्योंकि आपको जो भी करना है आपको एग्जाम पास करना है, ना कि आपको पीएचडी करनी है। फिर आते हैं दूसरे सिलेबस में। क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग किया है। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका। अब इसमें महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी के साथ जो भी अन्य नेताएं उनमें शामिल थे, उन सब के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जितने टॉपिक हैं ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको नेक्स्ट थर्ड टॉपिक मिला है ज्योग्राफी, भूगोल, जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। पहला टॉपिक क्या है इसमें, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब कि आपको इंडिया और विश्व के जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्या है, नदियां एवं नदियों की घाटी, फिर भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पेशली उन्होंने क्या किया है, जो है मार्क किया हुआ कि आपको भारत के बारे में जो है ज्यादातर आपको उसको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के बारे में पढ़ना है, आपको विश्व के और भारत दोनों के खनिज के बारे में पढ़ना है, लेकिन मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया पे। भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल, भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। तो ये इतने टॉपिक आपको क्या है, ज्योग्राफी से पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है कि सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहला टॉपिक दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, 1947 टू 1991 तक। ठीक है, इसके बाद योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, जो भी योजना आयोग बनी थी, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, उनका उद्देश्य क्या था, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसके बाद प्राइवेटाइजेशन एंड जो है ग्लोबलाइजेशन, सारी चीज़ों के बारे में, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करना है। इसके बाद हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन ब्लड,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, जो भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए थे शुरू से लेकर अभी तक, जितने भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए थे, कब किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे आपको 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधारों का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी 2014 के बाद जो भी सुधार हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे इसमें आपको 5 टॉपिक दिया है, जैसे कि कृषि सुधार, मतलब कि 2014 के बाद जो भी कृषि सुधार हुए हैं उन सभी के बारे में हमको डिटेल में चर्चा करनी है। इसके बाद ढांचागत सुधार, फिर श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और आपका जीएसटी। तो ये आपके मेनली क्या थे, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है आपका 5वां टॉपिक, आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया जो है भारतीय संविधान, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें मेनली 6 पॉइंट्स को इन्होंने क्या किया है, इंडिकेट किया है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 पॉइंट को पढ़ना है। कौन कौन सा है? पहला टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर संसदीय प्रणाली आ जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इसके बाद आपका न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। अगली बार से पंचायती राज संस्थाएं से सवाल पूछा गया था। ये आपके मेनली क्या है, पॉलिटी के सेगमेंट है। आपको किसी भी सेगमेंट को पूरा पूरा नहीं पढ़ना, जितना टॉपिक में दिया है, जैसे इसमें 1, 2, 3 ये मेन टॉपिक दिया है, इसमें ये 6 सब सेक्शन दिए हैं। आपको इन्हीं सेक्शनों को ही तैयार करना है, क्योंकि हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम ओरिएंटेड यूजफुल हो, एग्जाम को हमारे क्रैक हो जाए, हमको इतना ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में आते हैं। एक मिनट, ये जनरल साइंस में आपको पता है कि 3 चीजें आ रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब कि प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान। यहाँ पे प्रारंभिक शब्द यूज करने का मतलब ये है कि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको चीजें जो स्टार्टिंग की हैं, जैसे कि फिजिक्स में जो भी नॉर्मल चीजें होती वो पढ़नी है, केमिस्ट्री में भी जो भी नॉर्मल स्टार्टिंग के होते हैं उनको पढ़ने, और फिर ऐसे ही बायोलॉजी को भी आपको पढ़ना है। आपको कोई भी चीज डिटेल में नहीं पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट 7वां टॉपिक आते हैं, प्रारंभिक अंक गणित, मतलब एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें भी आपको 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं। देखते हैं पहला क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, मतलब कि ये आपका क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है। पूर्ण संख्याएं, दशमलव, फिर प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण एवं अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातक एवं घात, इसके बाद औसत। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। आपको बता दें कि जितने भी सेगमेंट दिए हुए हैं, अभी आपने पॉलिटी देखा, ज्योग्राफी देखा, हिस्ट्री देखा, अब आप आगे हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, इन सभी को सिर्फ 5-5 नंबर में डिवाइड किया गया। मतलब आपको हिंदी जो है 5 नंबर का आएगा, पॉलिटी 5 नंबर की आएगी, ज्योग्राफी 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, इस तरीके के आपके सारे सेगमेंट आएंगे। जैसे हिंदी में पहला पोर्शन क्या है, हिंदी में पहला है संधि, संधि पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, विलोम शब्द, विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, पद्य और गद्य दोनों, मतलब कि जो भी लेखक उनके रचनाएं हैं, चाहे वो पद्य को हो चाहे वो गद्य को हो, यहाँ से आपसे सवाल बनेंगे। पिछले साल भी बना था सवाल। इसके बाद आते हैं इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश, मतलब कि जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेगमेंट दिए हैं। एक तो अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण मतलब आपका हो गया इंग्लिश ग्रामर हो गया। इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशंस होते हैं, इन सब चीजों से आपसे सवाल बनेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद 10वां पॉइंट क्या है, 10वें पॉइंट में आपका तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग,
मतलब कि आपका रीजनिंग का पोर्शन अब आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है वृहत एवं लघु, इसके बाद क्रम एवं रैंकिंग, ऑर्डर एवं रैंकिंग है, संबंध है, ब्लड रिलेशन से है, समूह से भिन्न है, कैलेंडर है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सब, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या एवं अक्षर। अब कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ संख्या एवं अक्षर दोनों का देने का मतलब क्या है कि आपके नंबर से भी सवाल रहेंगे और जो भी आपके अल्फाबेटिक हैं जैसे ABCD से सवाल जो आपके बनते हैं, इन सब चीज़ों से भी आपके सवाल रहेंगे। और इसके बाद की तर्क कथन एवं मतलब कि देखिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक एक चीज क्या कर दिया, आपको क्लियर कर दिया कि आपको इस सेगमेंट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपको जो पढ़ना है वो सिलेबस की रिकॉर्डिंग ही पढ़नी है, आपको सिलेबस से बियॉन्ड जाके कोई चीजें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, अब देखिए अभी तक जितने भी टॉपिक थे वो सभी 5-5 नंबर के थे, मतलब कि 10 टॉपिक अभी तक हमने देखा, वो 10 कितने के थे, 5-5 नंबर के थे। तो इस हिसाब से कितना हो गया आपका 50 मार्क्स का अभी तक हमने सिलेबस क्या कर दिया है, कवर कर लिया है, देख लिया कि क्या होते हैं आपके सिलेबस। अब बचा कितना है, 50 मार्क्स के और सिलेबस हैं, तो देखते हैं 11। देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या है, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक। अब करंट अफेयर भारतीय एवं वैश्विक का मतलब इंडियन और वर्ल्ड दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब जैसे करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करना है, हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही जो है कवर करना है। जैसे कि आपका हो गया रैंकिंग हो गई, ठीक है, बुक्स एवं आर्थर्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गई, ठीक है, नव नियुक्तियां हो गई जो आपकी हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपके जो है ज़्यादा फोकस करना है। आपको करंट अफेयर पिछले, अगर आपको सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट 18 सितंबर को परीक्षा होने का निर्धारित किया गया है, तो इसके कम से कम 1 साल पहले, और नहा 1 साल पहले तो कम से कम 8 से 9 महीने का आपको करंट अफेयर याद होना चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं मेनली 12 नंबर, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में क्या है, जनरल अवेयरनेस की सामान्य जागरूकता। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक देने का मतलब क्या था, यहाँ पे आपको सामान्य जागरूकता मतलब अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको कितनी अवेयरनेस है वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे वो जानकारी ले रहा है। जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, भारत के पड़ोसी देश। आप भारत है, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। मतलब कि जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, इसमें जो भी सेगमेंट है जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में क्या है, अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचना एवं विश्लेषण। आपसे यहाँ पे 2 सवाल दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश 5 नंबर का रहेगा, आपको जो है 10 नंबर की ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्राफ एवं व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ। अब यहाँ पे जैसे ग्राफ से सवाल मिलेंगे, ग्राफ से भी आपको 2 सवाल मिलेंगे, दोनों जो है एक सवाल आपका 5 नंबर का होगा, तो आपको तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, 10 नंबर के आपके ग्राफ आएंगे और 10 नंबर की आपकी तालिका आएगी। तालिका मतलब कि जो भी आपके सारणी होंगे, टेबल्स के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे भी उनके जो है 2 सवाल दिए जाएंगे, जिसको आपको 5-5 नंबर के एक सवाल रहेंगे, आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आप नीचे आएंगे तो इनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि इसमें आपने देखा कि 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, मतलब कि 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे उसके साथ साथ क्या है आपका निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको दिया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो किस बेस पे बनेंगे, एनसीईआरटी के बेस पे बढ़ेंगे। तो हमारी जो आगे की कक्षाएं होंगी, जो हम आगे सिलेबस कवर करेंगे, वो सारी एनसीईआरटी बेस पे ही होंगी। तो जैसा कि आपने देखा सिलेबस पूरा, उम्मीद है कि आप सिलेबस से कुछ ना कुछ समझे जरूर होंगे।
आपने देखा कि कैसे हमने सिलेबस को कवर किया। हम इसी सिलेबस के आधार पे चीज़ों को कवर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आयोग ने सिलेबस जारी किया है आपको उसी अनुसार तैयारी करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। भटकना नहीं है आपको, जितना सिलेबस में दिया है आप इससे आगे एक पॉइंट भी तैयार ना करिए, और इसके अंदर ही जो है सवाल फंसेंगे आपके। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास को अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, फिर कल से नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी। धन्यवाद।